हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ रहे हैं घटना चक्र के तथ्य सार में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं, जो बहुत सारे एग्ज़ाम जैसे एसएससी में, पटवारी के एग्ज़ाम में, एसआई के एग्ज़ाम में, या जो टीचिंग के एग्ज़ाम होते हैं, एमपीपीएससी, यूपीएससी, समस्त एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और फिर से रिपीट भी होते हैं। और संभावित मतलब इनके क्वेश्चंस के आने की संभावना बहुत अधिक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको ये वीडियो 1 से 2 बार सुनना है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको नोट करने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो जब इसके पहले वाली सीरीज़ हमने पढ़ी थी उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज, रायसेन में स्थित हैं। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा किस स्थान से गुजरती है? तो राजस्थान से होकर गुजरती है। फिर सतत विकास लक्ष्य के बारे में बताया गया है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। 1 नैनोमीटर कितना होता है? तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है, ये पूछा गया है। फिर ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को फर्श के नीचे किस तरह से दफनाते थे? तो नॉर्थ टू साउथ की ओर दफनाते थे। ऐसे क्वेश्चन तो खैर नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जो महाराष्ट्र के एग्ज़ाम हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के भी शवाधान के साक्ष्य मिले हैं? मतलब उसी स्थान पर मानव का शव है और उसी स्थान पर कुत्ते का शव है। तो ऐसा स्थल है बुर्ज होम। याद रखिएगा, इसका नाम क्या है? बुर्ज होम। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है, तो इसको याद रखिएगा। फिर बंगाल में डचों ने कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था? तो एक स्थान है चिंसोरा में डच कंपनीज जो आई थी उन्होंने अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। याद रखिएगा इसको। फिर जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान है। तो ऐसा जनसंख्या की दृष्टि से सेकंड नंबर पर आता है कौन? महाराष्ट्र। और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय। अगर जनसंख्या की दृष्टि से फर्स्ट नंबर पर देखा जाए तो यूपी है, इसको याद रखिएगा। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे अधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है? तो जो पहला नंबर आता है वो राजस्थान का आता है, और सेकंड नंबर आता है वो मध्य प्रदेश का आता है, और थर्ड नंबर जो आता है वो महाराष्ट्र का आता है। इसको याद रखिएगा। किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? तो राजस्थान का जैसलमेर जिला है, वहां से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? तो ये बुर्ज होम से मिले हैं। अभी हमने एक चीज और बुर्ज होम से पढ़ी थी, शवाधान वाला, तो याद रखिएगा। फिर कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो ये आपको याद होना चाहिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए वैसे तो मित्र, परगम, झाझार ऐसा कुछ ट्रिक भी है, तो आप उससे भी याद कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि यदि आप मैप से एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, और ये बहुत ही ईजी है। देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर राजस्थान मिल जाएगा और गुजरात मिल जाएगा पहले, फिर राजस्थान, यहाँ पर आपको राजस्थान मिल जाएगा। फिर बीच में क्या है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाजू से कौन सा राज्य यहाँ पर है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ पर मिल जाएगा आपको झारखंड। झारखंड के यहाँ से बाजू में मिलेगा वेस्ट बंगाल, और फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। याद रखिएगा, ये इस तरीके से आपको कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों की लोकेशन पूछ सकते हैं, सीक्वेंस पूछ सकते हैं कि इसको आप उत्तर से पश्चिम से पूर्व की ओर जमाइए, ऐसा कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस विभाग या मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। फिर किस क्रम में यूरोपीय शक्तियाँ भारत में आई? तो ये PDEF, जैसे हम PDF बोलते हैं ना, तो आपको PDEF याद करना है। पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश मतलब अंग्रेज आए, और फिर फ्रांसीसी आए। ये सीक्वेंस याद रखना है आपको, ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। फिर भारत में कर्क रेखा के सबसे नज़दीक क्या है? तो जो आइजोल है, ये 23 डिग्री 43 मिनट पर इसकी लोकेशन स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। फिर 2011 की जनगणना में जाति को सम्मिलित करने की सहमति देने वाले मंत्रियों के समूह के प्रमुख कौन थे? तो प्रणब मुखर्जी जी थे, इनका नाम याद रखिएगा। फिर नेगेटिव 1991 से लेके 2001 तक सर्वाधिक वृद्धि दर
दर्ज की गई, तो ये कहाँ पर की गई? नागालैंड। ये कुछ गलत दिया है, यहाँ पर निगेटिव होना चाहिए कि निगेटिव में वृद्धि दर कहाँ हुई थी, तो ये नागालैंड में थी। फिर राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है। यह प्रश्न MPPSC में पूछा जा चुका है, इसको याद रखिएगा। फिर भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कुल कितने % है, तो 2.4% है, इसको याद रखिएगा। और लगभग जितनी भी टोटल जनसंख्या है उसकी 17% जनसंख्या कहाँ रहती है? भारत में रहती है, इसको भी याद रखना है। फिर R37 ये एक शवाधान प्रणाली है, मतलब जो मरने के बाद दफनाया जाता है, तो उस प्रकार का एक सिस्टम है R37। इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये हड़प्पा से मिले हैं। यह प्रश्न भी UPSC पूछ चुका है, तो इसको याद रखिएगा। फिर गोदीवाड़ा कहाँ पर आता है, तो गोदीवाड़ा लोथल में आता है, तो इसको भी याद करना है। यहाँ से आपको जो पोर्ट हैं उसके साक्ष्य मिलते हैं। चार्टर अधिनियम 1813 के तहत भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का कौन सा कारण था? 1813 में क्या किया गया था? सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे, तो इसको याद रखिएगा कि 1813 का कौन सा प्रावधान प्रमुख है, तो शिक्षा के लिए पहली बार वित्तीय सहायता दी गई थी। फिर भारत का संघीय न्यायालय कब स्थापित किया गया, तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई, इसको याद रखिएगा। 1937 में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। फिलोलॉजी क्या कहलाता है? फिलॉलॉजी क्या कहलाता है, तो जो भाषा की संरचना होती है और उसका विकास और भाषा का अध्ययन क्या कहलाता है? फिलॉलॉजी कहलाता है। फिर वह कौन सा क्षेत्र था जहाँ से यूरोपवासी सर्वोत्तम शोरा या अफीम प्राप्त करते थे, तो बिहार से ले जाते थे। फिर यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए, तो हमने कैसे याद किया था? PDEF, पुर्तगाली, डच, इंग्लिश और फिर फ्रांसीसी, मतलब सबसे लास्ट में कौन आया? फ्रांसीसी आए। फिर 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त करेंगे, तो हमने पढ़ा था कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, ये आपको बताना है। तो उस अकॉर्डिंग 183 इंटू 10⁻⁻7 नैनोमीटर आ जाएगा। फिर आइकोनोग्राफी क्या कहलाता है, तो ये प्रतिमाओं का अध्ययन या चित्रकला का अध्ययन कहलाता है, इसको याद रखना है। फिर अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न क्या दिए गए हैं, इनको और देख लेते हैं। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, तो लगभग 88 हैं, ये कहीं कहीं 89 भी मिलता है। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं, तो अगर हम 2011 की जनगणना की बात करते हैं तो 6,40,930 गांव हैं। अब जो 2021 की जनगणना के आंकड़े आएंगे तो ये बढ़ चुके होंगे। जुता हुआ खेत के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिलते हैं। कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटतम है, तो कर्क रेखा के निकटतम शहर है उज्जैन, इसको याद रखिएगा। उज्जैन को महाकाल नगरी भी कहा जाता है। नर्तकी की मूर्ति के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं। भारत के जनगणना वर्षों में किस वर्ष जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत का बदलाव अंकित किया गया, तो हमने पढ़ा था ये 1971 से लेकर 1981 तक का जो दशक था उसमें ये सर्वाधिक बड़ा परिवर्तन आया था, तो इसको याद रखना है। फिर भारत का जो विस्तार है वो कैसा है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 देशांतर, ये उत्तरी और देशांतर अक्षांश आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। भारत का किन पुरा स्थलों से मनका या मणिका बनाने के साक्ष्य मिले हैं, तो ये चहूदड़ों से मिले हैं और लोथल से मिले हैं, इसको भी याद रखना है। फिर परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से होते हैं, तो परमाणु के नाभिक की बात की गई है, तो कौन कौन से होते हैं, इसमें प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, इसको याद रखिएगा। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, यदि आपको ये पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा।
फिर अणु या एटम का भाग नहीं है, तो जो फोटोन होता है वो अणु और एटम का भाग नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? सब्जियों को पकाने में उनका मुलायम हो जाना। तो ये क्या है? केमिकल चेंजेस होते हैं कि जो सब्जी होती है, जो पहले तो हार्ड होती है, लेकिन जब वो पक जाती है तो वो क्या हो जाती है? सॉफ्ट हो जाती है। ये एक प्रकार का केमिकल चेंजेस का उदाहरण है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। यह प्रश्न भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। फिर केंद्र और राज्य में जो शक्तियों का वर्णन, मतलब जो केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन किया गया है, वो किस अधिनियम पर के आधार पर किया गया है? तो 1935 का अधिनियम था, जो भारत शासन अधिनियम, उसके आधार पर किया गया है। फिर मानव समाज, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस सभ्यता से है? हड़प्पा सभ्यता का संबंध किससे है? सिंधु घाटी सभ्यता से है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? तो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। फिर किस अधिनियम के तहत अब जो बर्मा, मतलब वर्तमान का जो बांग्लादेश है, वो बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 का जो एक्ट था, उसके तहत जो भारत से बर्मा अलग हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। फिर कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो इसमें जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, या इन तीनों से। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है और मिजोरम से भी गुजरती है। इसके अतिरिक्त इसके पहले हमने पढ़ा है कि मध्य प्रदेश भारत के कितने जिलों से, भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, कौन कौन से, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। तो इसको याद रखिएगा कि नगरी, क्योंकि जो गैर आर्य सभ्यता होती थी वो ऐसा देखा गया कि ग्रामीण होती थी। चूंकि ये नगरीय सभ्यता थी तो ऐसा माना जाता है कि ये गैर आर्य सभ्यता थी। फिर फ्रांसीसियों ने सबसे पहले अपना कारखाना कहाँ पर खोला था? तो सूरत में खोला था, इसको भी याद रखना है। और फ्रांसीसी भारत में सबसे लास्ट में आए थे। किसके शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी? तो जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित हुई थी, उस टाइम पे भारत में कौन था? तो लुईस 14 के शासनकाल में भारत में फ्रांसीसियों की स्थापना हुई थी, इसको याद रखिएगा। फिर हड़प्पा सांस्कृतिक जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई से हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चलता है। कितने भारतीय राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का एक राज्य जिसमें से कर्क रेखा गुजरती है, तो देखिए एक बार यदि हमने पढ़ लिया तो उसी के जितने क्वेश्चंस बने हैं वो तो आपसे बन ही जाएंगे। फिर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में हुआ था। कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो गांधीनगर स्थित है। जब अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपको 4 ऑप्शन में क्या दिया गया है। जैसे इन टर्म्स ऑफ एमपी पूछा जाएगा, तो अगर आपको इंदौर, उज्जैन, भोपाल ऐसा दिया जाता है तो कर्क रेखा के पास में कौन सा स्थित है शहर? उज्जैन स्थित है। तो ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लगाना पड़ेगा। फिर हिंदू शब्द जो है वो जनता के संदर्भ में सबसे पहले किसने यूज़ किया था? तो जो अरबी लोग हैं, जो अरब के लोग हैं, उन्होंने सबसे पहले हिंदू शब्द का यूज़ किया था। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? तो 1711 में हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम के समय पे, इसको याद रखिएगा। कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण अक्षांश है जो भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो 23 डिग्री 30 मिनट है, जो भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करता है, ये याद रखना है। फिर मोहम्मद बिन कासिम द्वारा, तो वही है, सिंध की विजय कब हुई? तो 711 में पहली बार आक्रमण किया था और 712 में सिंध की विजय प्राप्त हुई थी, ये भी याद रखना है। फिर कौन से चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो ये प्रश्न मध्य प्रदेश के इतिहास से रिलेटेड है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि विद्याधर नामक एकमात्र ऐसा शासक था जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, इसको याद रखना है। शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक वॉट है, इसको याद रखिएगा। ये बहुत सामान्य से प्रश्न है, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। 1967-68 में भारत में पहली बार प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण, प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? लगभग 20 रुपये थी। सॉरी, यह सबसे पहले किसने निर्धारण किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का आंकलन किया था। फिर जो महाविस्फोट सिद्धांत है तो वो किससे रिलेटेड है? तो वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड है।
किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो कॉलबर्ट नामक एक व्यक्ति था जिसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है, इसका नाम याद रखिएगा। फिर यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठता हुआ देखता है तो उसकी अवस्थिति कहाँ होगी? तो वो विषुवत रेखा पर स्थिति होगी। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो वही मोहम्मद बिन कासिम था, याद रखिएगा। फिर भारत में जनसंख्या का घनत्व संबंधित है औद्योगिक क्षेत्रों में, इसको छोड़ दीजिए। फिर सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर दर्ज की गई, तो ये नागालैंड में की गई 1991 से 2001 के बीच में, तो इसको याद रखिएगा। और जो 20वीं सदी के अंतिम 2 दशकों में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई, प्रतिशत परिवर्तन दर्ज किया गया, तो वो नागालैंड में किया गया, इसको याद रखना है। देखिए वही प्रश्न 10 बार इसमें रिपीट किए गए हैं, तो हम उन क्वेश्चन को फिर से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको कंप्लीट करना है। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया और किस एक्ट के तहत? तो जो कैबिनेट मिशन बना था 1946 में, उसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया, इसको याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का प्रमुख कारक क्या माना जाता है? तो वहाँ पर मृत भांड के साक्ष्य मिले हैं जो बताते हैं। भारत में सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो अरब थे, इसको भी याद रखिएगा। फिर 2011 की जो भारत की जनगणना हुई थी तो उसमें आदर्श वाक्य के रूप में क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना के क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है क्योंकि जनगणना से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। शाहनामा के लेखक कौन है? तो फिरदौसी शाहनामा के लेखक हैं। फिर कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? ओम मीटर है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत कलकत्ता में क्या किया गया? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कौन सा शहर भारतीय मानक रेखा के देशांतर के निकटतम है? तो जो ऑप्शन दिए जाएंगे उनके अकॉर्डिंग रीवा शहर क्या है? निकटतम है, इसको याद रखिएगा। फिर महमूद गजनवी महमूद गजनी ने भारत में कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार आक्रमण किया था। एम्पियर मापने की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा एम्पियर से मापा जाता है, इसको याद रखना है। फिर भारत में जो द्वैत शासन है वो किस एक्ट के तहत आया था? तो 1935 का अधिनियम के द्वारा भारत में जो द्वैत शासन स्थापित किया गया था, केंद्र में जो द्वैत शासन आया था वो 1935 के अधिनियम के तहत आया था। फिर से वही क्वेश्चन दिया गया है। फिर मेगावाट बिजली के मापने में उत्पादित की जाती है, मतलब जो बिजली का मापन की इकाई होती है तो हम उसे मेगावाट में मापते हैं। त्वरण की भौतिक इकाई क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण की इकाई है, याद रखिएगा। फिर महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उतबी था, इसको याद रखना है। फिर भारत का दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। देखिए यहाँ पर जो नॉर्थ वाला पॉइंट है वो इंदिरा कॉल है और जो ये साउथ वाला पॉइंट है ये कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त जो क्वेश्चन दिए गए हैं तो शाहनामा के लेखक कौन से हैं? शाहनामा के लेखक फिरदौसी है, ये हम पढ़ चुके हैं। महमूद गजनी के साथ भारत में आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो अल-बरूनी की कौन सी प्रसिद्ध रचना है? यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो ये भी याद रखना है। अल-बरूनी एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले हिंदू पुराणों का अध्ययन किया था। 1935 के अधिनियम द्वारा संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई? तो गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी। फिर इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो हमने पढ़ा था कि जो भारत का सबसे साउथेस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? वो इंदिरा पॉइंट है और ये कहाँ पर है? निकोबार में, मतलब अंडमान निकोबार में स्थित है। फिर इसको भी याद रखना है। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए थे? तो महमूद गजनवी ने किए थे इस तरीके के सिक्के। फिर भारत का सबसे सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो सबसे जो सुदूर पश्चिमी बिंदु है वो कौन सा है? वो 68 डिग्री 7 मिनट पे मिलेगा और ये कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है, इसको भी याद रखना है। जो पृथ्वी प्लस मतलब पृथ्वी सम्मेलन +5 है, इसका आयोजन कब किया गया? तो 1997 में किया गया,
याद रखिएगा इसको। और जो रियो 20 घोषणा पत्र है उसका शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट। उसको भी याद रखना है। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो भीम द्वितीय एक ऐसा शासक था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, ये भी याद रखना है। फिर कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था, तो ये आपको पता ही होगा। युद्ध जिसमें भारत की शक्ति की स्थापना हुई, भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध था उसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की। ये कुछ प्रश्न हैं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो आपको ये बहुत अच्छे से देखना है। ये आपके जो अन्य आगे आने वाले एग्ज़ाम है उन सब में हेल्पफुल होगा। इसे आप अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।